इस घटना तब हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा था, जो स्मार्ट और एथलेटिक थी। हम मुस्कुराते हुए अपने अपने क्लास में चले गए। शाम की पार्टी का इंतजार था, लेकिन जब मैंने सोफिया को बाद में देखा तो वह कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि वह मुझे पार्टी में मिलेगी, लेकिन पार्टी में वह गायब थी। मैंने कॉल और व्हाट्सएप मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पार्टी के बाद घर लौटते समय अचानक एक काले फटे हुए लबादे में एक साया सामने आ गया, जिसके हाथ में खून से सनी एक्स थी। मैं डर से जम गया, लेकिन फिर दौड़ पड़ा। उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसे लात मारी और किसी तरह घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। वह साया डोर तोड़कर अंदर घुस आया और मैंने छिपने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जल्दी ही ढूंढ लिया। जब उसने अपना मास्क उतारा तो वह सोफिया निकली। उसने बताया कि वह एक ऐसे कल्ट में शामिल हो गई थी जिसमें उसे अपने लोगों की हत्या करनी थी। उसने अपने पेरेंट्स को पहले ही मार डाला था और अब मेरी बारी थी। जैसे ही पुलिस की सायरन की आवाज पास आई, सोफिया ने मेरे हैंड को दीवार में नाइफ से चिपका दिया और एक ऑफिसर को मार दिया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोफिया को कई मर्डर्स का दोषी ठहराया गया। ये भयानक एक्सपीरियंस मुझे याद दिलाता है कि लाइफ कितनी जल्दी बदल सकता है। जब मैं 18 साल का था तो मुझे आत्मा के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन मुझे एक मीटिंग के बारे में पता चला जो इस पर चर्चा कर रही थी, तो मैं अपने दोस्त किरण को लेकर वहां गया। वहां सिर्फ हम और एक आदमी थे। किरण थोड़ा घबराया हुआ था और बोला चलो चलते हैं, लेकिन मुझे सुनने में मजा आ रहा था। जैसे ही हम जाने लगे, उस आदमी की नजरें बदल गईं। उसने एक लाल पत्थर उठाया और किरण के सिर पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर उसने एक कांच की बोतल निकाली और किरण की आत्मा को उसमें कैद कर लिया। डर के मारे मैंने चिल्लाया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अगर मैं अपनी आत्मा उसे दे दूं तो वह मुझे नहीं मारेगा। मैंने गुस्से में कहा मुझे तोड़ना आसान नहीं है। डर में मैंने उसे धक्का दिया, बोतल छीनकर उसके सिर पर मारी। मैंने जल्दी से किरण को उठाया और हम वहां से भाग निकले। बाद में पुलिस ने उसकी तहखाने में कई बोतलें पाई जिनमें आत्माएं कैद थीं। अगर हम न भागते तो शायद हमारी आत्माएं भी उनमें होती। मेरा नाम रोहित है और जब मैं 15 साल का था, मेरे दोस्तों और मैंने हमारे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर पुराने डरावने हॉस्पिटल को देखने का फैसला किया। एक आधे दिन की छुट्टी पर हमने हॉस्पिटल को देखने का प्लान बनाया। मेरे दोस्त विनय ने शुरू में मना किया, लेकिन हमने उसे मना लिया। अंदर जाने पर पहली मंजिल पर धूल भरे बेड्स और पुरानी सर्जरी टेबल्स पाई। विनय हर छोटी छोटी आवाज पर डर रहा था। जब हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो सब कुछ अजीब सा लगने लगा। हवा भारी थी और विनय, जो पहले बहुत घबराया हुआ था, अचानक चुप हो गया। हम जल्दी से कमरों को देखकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे, विनय गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैं बहुत डर गया था। उसे हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। एक मेंटर ने हमें देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। हॉस्पिटल में हमें पता चला कि हमारा स्कूल एक पुराने सेमेट्री पर बना है। विनय ने बताया कि उसे हॉस्पिटल में किसी ने पकड़ा था और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर वह दूसरी मंजिल पर बेहोश हो गया था तो फिर उसके शरीर को कौन चला रहा था। यह सवाल मुझे आज भी डराता है। राज और मैं पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण इलाकों की सुनसान सड़कों पर रोड ट्रिप कर रहे थे। अचानक राज को बाथरूम जाने की सख्त जरूरत पड़ गई, पर वहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं थे। थोड़ा सा आगे जाकर हमें आखिरकार एक 7-Eleven दिखा, जो एक सुपरमार्केट है, और वो अंदर भाग गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। तभी मुझे भूख लगने लगी और मैंने सोचा कुछ खाने का सामान ले लूं। जब मैं स्टोर के अंदर गया तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, और मैंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी येलो सूट में अगली आयल में चुपचाप घुस गया। मैंने इसे इग्नोर किया, अपने चीज़ खरीदे और वापस कार में आ गया। राज काफी देर से बाहर नहीं आया तो मैंने उसे मैसेज किया। तभी मुझे प्सस्ट की आवाज सुनाई दी और देखा कि एक गंदे चेहरे वाला आदमी अंधेरे जंगल में एक पेड़ के पीछे से झांक रहा था। घबराकर मैंने तुरंत कार के दरवाजे लॉक किए और राज से जल्दी आने के लिए कहा। वह आखिरकार बाहर आया और हम वहां से तेजी से निकल गए। चलते चलते मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि 7-Eleven के पास के ट्रीज में 3 शैडोवी फिगर्स खड़ी थीं। आज तक मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा था और मैं कभी जानना भी नहीं चाहूंगा। मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। ज्यादातर डिलीवरीज नजदीकी दुकानों में होती थी, लेकिन एक रात मुझे एक ऑर्डर मिला जो मेरी यूजुअल रूट से काफी दूर था। वो जगह मेरे टाउन से बाहर था। मैंने पिज्जा उठाए, कार में बैठा और वहां चला गया। जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो जीपीएस बीप किया। जब मैंने देखा तो उस घर के सभी दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। उस घर के पीछे एक छोटा सा शेड था जिसमें एक छोटी सी विंडो से लाइट आ रही थी। जैसे ही मैं शेड के पास पहुंचा, मैंने वहां के बुशेस में कुछ हिलने की आवाज सुनी और फिर अचानक एक आदमी बुशेस से बाहर निकला और 2 और आदमी शेड से बाहर आए। सभी ने लंबी रोब्स और सफेद मास्क पहने हुए थे और उनके हाथों में चाकू थे। ये देखकर मैंने तुरंत पिज्जा छोड़कर वहां से भागा। जैसे ही मैंने कार की डोर खोली, उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे बचकर कार की डोर बंद की और कार को फुल स्पीड पर चला दिया। जब मैं फाइनली शॉप पर पहुंचा, मेरे बॉस ने मेरी हालत देखकर तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब ऑफिसर्स वहां पहुंचे तब तक वे लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस को वहां खतरनाक इलीगल वेपन्स और ड्रग्स मिले। वह रात मुझे कई हफ्तों तक सताती रही और आज तक मैं यह नहीं भूल पाया कि मैं मौत के कितने करीब था। करीब 1 महीने पहले मेरे भाई ने बताया कि उसने रात 2 बजे के आसपास बाहर से तेज मेटल जैसी टकराने की आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन आवाज तुरंत रुक गई।
मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। फिर कुछ हफ्तों बाद मैं सुबह जल्दी प्यास के कारण उठी और वही आवाज मैंने भी सुनी, बहुत तेज धातु जैसी आवाज जो बाहर से आ रही थी। डरते डरते मैंने धीरे से पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। तब मैंने उसे देखा, एक बहुत बड़ा आदमी, कम से कम 8 फीट लंबा, जिसकी हड्डियां अजीब ढंग से मुड़ी हुई थीं। वो भारी भरकम लोहे की चेन्स घसीट रहा था और हर कदम पर चेन्स जमीन पर पटकता था। मैं तुरंत फोन लेने मुड़ी, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो गायब था। मैंने सबको बताया पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात के बाद से फिर वो आवाज कभी नहीं आई, पर आज भी मैं सोचती हूँ वो क्या था और हमारी गली में क्यों आया था। मेरा नाम सोना है। एक शनिवार को मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या मेरी दोस्त रोशनी मेरे घर रात को रुक सकती है। माँ ने हाँ कहा, लेकिन थोड़ा सोचा क्योंकि इलाके में कुछ अजीब लोग थे। फिर हमने पिज्जा ऑर्डर किया और जब मैंने दरवाजा खोला तो एक लंबा आदमी लाल शर्ट में खड़ा था और मुझसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। मैंने बेवकूफी से कहा कि वो घर पर नहीं है। जैसे ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराया, रोशनी आई और हमने दरवाजा बंद कर दिया। रात को 10 बजे मैं पानी पीने के लिए नीचे गई और पेंट्री से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब मैं नीचे गई तो मेरी माँ बेहोश पड़ी थी। मैं डरकर कमरे में भागी और रोशनी को जगाया। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हम खिड़की से बाहर कूदे और पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और उस आदमी को जोकर के कपड़े में पाया और उनके पास से एक पिज्जा बॉक्स मिला जिसमें चाकू छिपा था। शुक्र है मेरी माँ ठीक थी। अब भी मुझे डर लगता है कि अगर मैंने पानी लेने के लिए नीचे नहीं जाता तो क्या होता। मेरा नाम लैबा है और यह कहानी मेरी 68 साल की दादी कमला के बारे में है। कुछ साल पहले वह और उनकी दोस्तों को खबर मिली कि उनकी दोस्त लीला कैंसर से बहुत बीमार है और शायद रात तक वह न रहे। दादी सो गई, लेकिन जब वह जागी तो देखा लीला उनके बिस्तर के पास खड़ी थी, पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर, लंबी ड्रेस पहने। अब मैं ठीक हूँ, लीला ने कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादी ने लीला का हाथ छुआ और उन्हें अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा तो लीला गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद फोन आया और डॉक्टर ने बताया कि लीला का निधन हो गया है। नमस्ते, मैं ऐशा हूँ। ये कहानी मेरी नहीं है बल्कि मेरी माँ की है। 1998 में जब मेरी माँ मुझसे गर्भवती थी, उन्होंने एक डरावना अनुभव किया। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि डोर पर गालिक लटका दो ताकि बुरी आत्माएं घर में न आए। माँ ने ये बात मानी, लेकिन दादी के 1996 में गुजरने के बाद उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। एक रात जब माँ करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो अचानक नींद से उठी, लेकिन उनका शरीर हिल नहीं रहा था। उन्हें लगा कि कुछ बुरा उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने जब देखा तो सामने एक पनंगाल खड़ा था जो गर्भवती महिलाओं पर हमला करता है। माँ ने महसूस किया कि वो डेंजर में है। तभी अचानक वो भयानक चीज गायब हो गई। हमारी मेड मरिया डोर पर खड़ी थी, कुरान हाथ में लिए प्रार्थना कर रही थी। अगले दिन सुबह माँ ने देखा कि डोर से उनके बेड तक खून के धब्बे थे। मरिया ने उन्हें बताया कि गार्लिक खून की गंध को छिपा देता और उस डरावनी चीज को दूर रखता। उस रात के बाद मरिया वापस इंडोनेशिया चली गई, लेकिन माँ हमेशा मानती हैं कि मरिया की प्रार्थनाओं ने हमें बचाया। अगर वो वहाँ नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती।